सो हेलो माय डियर बच्चा, सब बच्चों को नमस्ते। और यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ जी बिल्कुल इंस्ट्रक्शन से सी के अंदर। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसके अंदर कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या यूज़, कैसे कैसे हम प्रोग्राम्स के अंदर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड पूरी कोशिश की है ज़ीरो लेवल से आपको चीज़ें समझाने की कि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चीज़ें समझ में आए। और अगले चैप्टर के अंदर हम ऑपरेटर्स करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पर करा रही हूँ, कुछ हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। और क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ प्लीज़ उसको भी करिए, क्योंकि तभी आपको चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी। अभी एक चीज़ आपको अगर मैं एडवाइस करूँगी दैट इज़ गो विद फ्लो। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको अभी देख करके सारी चीज़ें एकदम से मतलब ऐसे फराटेदार मतलब आपको याद हो जाने वाली है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा। तो अचानक से चीज़ें होंगी और वो होंगी तब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी जैसा चल रहा है ना स्मूथली आप उसको चलाओ। ठीक है, आप जो है सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर नोट्स के साथ में रिवाइज़ करो एंड धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट है जो अपने अंदर पाओगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसे ही सीखी जाती है, राइट। तो चलिए फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोग दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अपने विचारों को भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर प्रकट करना कि हमने आपकी कितनी हेल्प की है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसको लास्ट में थैंक यू बोल देंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। सो बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब होती क्या है इंस्ट्रक्शंस मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जैसे हम कोई नई चीज़ घर पे लेके आते हैं तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन वाली एक बुकलेट होती है ना, जिसमें स्टेप्स दे रखे होते हैं कि आपको इसको असेंबल कैसे करना है। जैसे अगर मान लो कोई चीज़, जैसे कि मान लो ये माइक है, ठीक है, तो इसमें मेरे को तार वार कैसे जोड़नी है, क्या होगा सारी चीज़ें, तो उसकी एक इंस्ट्रक्शंस बुकलेट होगी। तो उसमें स्टेप नंबर 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा होगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर भी उसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस की बात करने वाले हैं। तो देखिए इनके नाम की तरह ही इनका काम है। जैसे कि आपके पास में टाइप डिक्लेरेशन है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। इनको हम एक एक करके देखते हैं। इंस्ट्रक्शन से आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे प्रोग्राम का एक फ़्लो होता है कि पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो अब इस फ्लो को हम चेंज करना चाहें, जैसे कि हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर दें या फिर इस फ़्लो के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे बेसिक सा एग्जांपल कि तुमने सब्जी बनानी है, ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, तो सब्जी के लिए सबसे सब्जी काटने वाले हैं, उसके बाद में पहले धोने वाले हैं, उसको काटने वाले हैं, उसके बाद में हम जो है कढ़ाई पर तेल है जो रखेंगे, उसके बाद मसाले वगैरह डाल करके और फिर उसको कैसे प्रोसेस होती है, मतलब है ना, एक एक करके उसकी इंस्ट्रक्शन है, स्टेप्स हैं। तो मतलब बीच में से कोई स्टेप इसका मिस नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन में सबसे पहले पकड़ते हैं टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं फ़ोटो। यहाँ पर टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम काफ़ी लंबे टाइम से डिक्लेयर करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें, बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। जैसे सर्वप्रथम ये वाला पार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि आपने जो ऐसा कुछ दे दिया, क्या दे दिया, इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू वैल्यू दे दी। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप b है कोई एक वेरिएबल जिसको डिक्लेयर किया, उसमें a की वैल्यू डाल रहे हो, यानी कि ऐसे केस में b के अंदर भी वही वैल्यू जा रही है जो a के अंदर है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। आप कहते हो कि c के अंदर दोनों का जोड़ चला जाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं दोनों। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने इंटीजर और मैंने किया a इज़ इक्वल्स टू 10, तो ये बिल्कुल वैलिड है। अब मैंने किया इंटीजर और मैंने किया k इज़ इक्वल्स टू a, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। अब मैं करती हूँ इंटीजर v इज़ इक्वल्स टू k प्लस a, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर ये रखनी है, कौन सी, जो अभी इनवैलिड के केस में आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी इस बात को ध्यान से रखिए कि इनवैलिड के केस में क्या होगा कि जैसे आपने लिखा 1 में 10 हैं, तो ठीक है मैम, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, इंटीजर b के अंदर m, क्या कर रहे हो, b के अंदर आप m डाल रहे हो और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हो, इंटीजर m इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की क्या, कि आपने ये जो m है, एक सेकेंड, आपने ये जो m है इसको आपने डिक्लेयर किया ही नहीं,
ठीक है। सो डिक्लेयर आप कहाँ कर रहे हो, आप बाद में कर रहे हो, मतलब बंदा पैदा हुआ नहीं, उसका नाम पैदा होने से पहले राशन कार्ड में छपवा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यानी कि कहने का मतलब है एम आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो ना तो इसको डिक्लेयर इससे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले यहाँ पर ऐसा है कि ये वाली बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस केस को देखें और इसको ओपन करते हैं, हमारी फ़ोटो साइड करते हैं, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैंने कह दिया फ्लोट p = 90, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फ्लोट k = p + j, ठीक है। तो अभी देखो j के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास में एरर आ रही है, और मैं क्या करती हूँ, इसको अब यहाँ पर j को डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ऐसा नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आपकी एरर है जो इसमें दूर हो जाएगी, राइट। अब इसमें कुछ कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर वैलिड की बात करते हैं, अब हम यहाँ पर अगला वैलिड देख लेते हैं। खैर इसको हम चेंज करते हैं क्योंकि इसमें हमने इंटीजर a तो कर दिया, ये b और c के केस में हमें एरर दे सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको पहले से डिक्लेयर कर दूँ b, c, तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगी। वैसे मैं इसको एक बार रन करके देखते हैं, चला करके देखते हैं, ठीक है। इंटीजर, अब मैंने a या कुछ भी आप ले लो, MAS, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया, इसको कट कर देते हैं ऊपर वाले को, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, M के अंदर वो आ जाए जो A में है, A के अंदर वो आ जाए जो S में है, S में क्या है 9000, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कॉमा की जगह यहाँ = करती, ठीक है, और मैं इसमें कुछ डालने की कोशिश करती, तब ये मेरे को S में दिक्कत देता, क्योंकि S ऊपर डिक्लेयर हो नहीं रखा था ना, इस वजह से। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना ये वाले केस के अंदर, ठीक है। तो ऐसा करना इज़ हमारी एरर, बट इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे वैलिड बना सकते हैं। अगर हम करेंगे तो इंटीजर, और मैं क्या करूँगी, A, B, C सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हम ऐसे तो कर सकते हैं, एक तो ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब ये हमारा वैलिड है, और वो जो दूसरा वाला था दैट वाज इनवैलिड। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले किस्से के ऊपर, और अगला वाला किस्सा हमारा कौन सा है, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन से आप समझेंगे कि हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करते, जिसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, बिल्कुल उन्हीं की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसको हमें ध्यान में देना है, और जो गलतियां हम यूजुअली कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जैसे हम लोग करते हैं a + b, कुछ ऐसा मैंने लिखा, तो इसके अंदर से आपको ये जानना होगा कि जैसे ये जो a है और ये जो b लिखा हुआ है, इनको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता था, a + b + c × f। तो ये जो f है, c है, b है, a है, ये इनको हम ऑपरेंड्स का नाम देंगे। ये सारे क्या हैं, ऑपरेंड। और बीच में ये जो प्लस का, मल्टीप्लाई का, अगर कोई मैं डिवाइड कर रही हूँ किसी को तो डिवाइड, ये सारे क्या होंगे, आपके ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। तो इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ ऑपरेंड एंड व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। तो देखिए, इसके लिए भी कुछ वैलिड और इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा, या फिर हमें पता होना चाहिए, या फिर कहो कि हम प्रोग्रामिंग करते करते इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो हाँ और ना वाली चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि हमने इंटीजर a = 10, b 90 लिया, और कुछ वैल्यूज़ हमने दोनों जोड़ दी, उसके बाद में हमें f = b × c, ये सारी चीज़ें हमारी वैलिड हैं। अब इनवैलिड के अगर केस की बात करेंगे तो देखिए, हम ऐसी चीज़ें कर नहीं सकते कि जैसे मैंने क्या किया, a + b किया। सबसे पहली चीज़, मैंने इन दोनों को डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी चीज़ कि हम ऐसे तो कर सकते थे a + b, अगर ये पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मतलब डब्बे में गिफ्ट डालूंगी, मतलब जो भी मैं लेकर के आई हूँ सामान है ना, डब्बे में डालूंगी, है ना, डब्बा उस सामान में थोड़ी ना डाल दूंगी मैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि भाई ये जो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये इधर लेफ्ट में लिखा जाएगा, और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो इधर लिखी जाएगी, और ये वैल्यू इधर असाइन होगी। मेक श्योर कि ए और बी पहले हमारे डिक्लेयर हो चुके हों। अब कहता है कि यहाँ पर भाई इमेजिनेशन में तो नहीं कर सकते चीज़ें, जैसे अगर हम करते हैं, जैसे मैंने B C लिखा है, तो आप कहोगे
कि येस इसके अंदर बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम ऐसे व्हाट्सएप पर किसी को कुछ सवाल भेजते हैं या फिर पेपर पर या कैसे भी हम लिखते हैं मैथ्स के अंदर नॉर्मली, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देते नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये साइन देना पड़ेगा। अब हम जैसे कि हमने ये भी यूज़ किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये भी हम व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम एग्ज़ाम वगैरह के अंदर, या फिर मुझे गूगल पर टाइप करना है तो मैं पावर में तो नहीं लिख सकती, तो मैं इस साइन का यूज़ करती हूँ। हालांकि ये भी आपको एक आंसर रिटर्न करेगा, बट वो हमारे सारे जो है बिटवाइज की बात हो जाएगी। अब हम यहाँ पर नॉर्मली अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा पावर में कहने का मतलब है ये यूज़ में नहीं आएगा। पावर अगर हमें लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या कर नहीं सकते हैं, तो नहीं सकते तो आपको फिर कर सकते वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैंने ये 90 कुछ ऐसा लिखा है तो ये वैलिड है। अब मैं करती हूँ इंटीजर और मैंने के अंदर भी कुछ ऐसी वैल्यू डाल दी, नहीं के हमारा दोबारा डिक्लेयर हो जाएगा तो दोबारा नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ पर इंटीजर, ओहो, अब मैंने क्या कर दिया इंटीजर, तो इंडेंटेशन को ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। तो इंटीजर और मैंने क्या कर दिया g इज़ इक्वल्स टू के प्लस एल, तो ये मेरा ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, मैं कंट्रोल x करके इक्वल्स टू करके इधर डालती हूँ तो ये मेरी एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। तो अभी ये देखो इसको ये बुरा मान गया कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता, राइट। अब अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ और मैंने इधर कुछ कॉमा लगा दिया और मैंने यहाँ पर जे लगा दिया मान लीजिए, ठीक है, तो अब इसका ये मतलब हो गया कि ये जो के प्लस एल है ना ये जी में असाइन हो रहा है। इट डजंट मीन कि वो जे के अंदर जा रहा है, वो जी के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रही हूँ इंटीजर, कुछ मैंने कह दिया एस इज़ इक्वल्स टू और मैंने कर दिया जी मल्टीप्लाई जे, तो यस आपको मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये एक एरर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इमेजिनेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो हमारी करते हैं वो है लास्ट वाली, यस ये पहले इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ठीक है, प्रिंट करने से पहले इसके अंदर वैल्यूज़ दे देते हैं j इज़ इक्वल्स टू 9, ताकि हम अभी अगर इसको प्रिंट करें तो ये मुझे एरर ना दे, ठीक है। सो अब हम इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो एक सेकेंड रुको, print प्रिंट f, और अगर इसके अंदर हम %d कर लेते हैं, ठीक है, और मैं प्रिंट किसको करती हूँ k को, और वैसे सेमी कॉलन। अब ये सेम लाइनें मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ। तो इसके अंदर मैं कुछ L को लेकर के आती हूँ, मैं कुछ J को लेकर के आती हूँ और मैं कुछ S को लेकर के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। सो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम GCC एंड हमारी जो फाइल बनी होगी तो हमारे पास कुछ ये आउटपुट आ रहा है। अब आप कहोगे ये क्या आउटपुट है, अब इसमें हमें न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करना चाहिए था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कर लेना। जैसे ये न्यू लाइन और ये न्यू लाइन और ये न्यू लाइन और ये न्यू लाइन, ठीक है। तो इसको आप सेव करोगे, सेव करने के बाद में आप GCC दोबारा करोगे और तो आपका आउटपुट इज़ कमिंग ऐसे। तो हमारा सवाल आखिर ये नहीं है कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वैलिड और इनवैलिड क्या है। अब देखिए हमारा एक चीज़ रह गई और वो है कि जैसे अगर मेरे को यहाँ पर पावर के अंदर लेना है तो हम यूजुअली इसका यूज़ करते हैं ये वाले साइन का, है ना। तो जैसे मेरे पास में यहाँ मैंने जी लिख दिया, मान लीजिए, नहीं जी की पावर मान लो 3 कर दिया, है ना। तो अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा वैसे आंसर प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ये हमारा यूज़ में आता है। तो इसके लिए हम अगर पावर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें हैश इंक्लूड, ठीक है, और मैथ जो है हमारे पास में हमारी हेडर फाइल उसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अगर मैं यही चीज़ करना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी कॉमा, लेकिन मैं यहाँ पर पाव फंक्शन को कॉल करूँगी। और पाव फंक्शन किसका है, मेरे मैथ्स के अंदर का, मैथ्स मॉड्यूल के अंदर का एक फंक्शन है। तो जैसे अगर मैंने इसको दोबारा से रन किया, ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा आंसर कर रहा है। अब मेरे को पता नहीं यार इसकी पावर यही होती है क्या, तो मैं 2 कर लेती हूँ, तो जिससे हमें अपना आउटपुट अच्छे से पता चलता है। हाँ, 2 की पावर 3 8 है ना। तो यानी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो वैलिड और इनवैलिड आपको पता चल गया।
अब हम आते हैं अगले वाले पोर्शन के ऊपर। मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इसको मॉड्यूलर ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमारा ये जो परसेंट वाला साइन है बिल्कुल यूज़ में आता है। तो जब आपको रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए होती है ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने 5 को डिवाइड किया 2 के साथ में, तो इधर कोशेंट आएगा बिल्कुल। तो हम करेंगे 2 2 जा 4 और ये हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, ये हमारा कोशेंट आ रहा है। तो जब हमें रिमाइंडर चाहिए होगा ना, तब हम परसेंट का यूज़ करेंगे। तो तब हम ऐसे लिखेंगे 5 और ये हमारा ऑपरेटर और फिर हम 2। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। अगर मुझे कोशेंट की वैल्यू चाहिए होती तो मैं ऐसे लिख रही होती, तो जिससे मेरे पास में ये आंसर आ जाता कि 2 2 जा 4, राइट। तो ये मेरे पास में किसकी वैल्यू है, कोशेंट की, और इधर रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए याद रखिए हमें ये यूज़ करना है, कौन सा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना। अब देखिए क्या होगा कि आपके पास में ना इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने न्यूमरेटर को यहाँ पर नेगेटिव रखोगे तो आपके पास में वही चीज़ जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है वो नेगेटिव आएगा, और अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो आप पॉजिटिव आपके पास में आंसर आएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। खैर इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखा देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये अभी अभी हमने किया ना, इसको कट करते हैं। ठीक है, सो आपने इंटीज़र लिया, इंटीज़र के अंदर आपने डाला मान लीजिए 9। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एफ और मैंने क्या किया, परसेंट डी कॉमा, अब मैं करती हूँ के अपॉन में 2। तो ऑफ कोर्स मेरे पास वही आंसर आएगा कि अगर जो आपको पता है कि भाई के को मैं डिवाइड कर रही हूँ तो इसके अंदर मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो कोशेंट वाली आएगी। पहली चीज़, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए होता तो मैं क्या करती, बट इसके लिए हम एक बार रन करते हैं। तो मेरे पास में आंसर कुछ ये आ गया। 1 सेकेंड, सेव करते हैं इसको, मैंने सेव नहीं किया। अब इसको चलाएंगे। ठीक है, तो 4 आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर परसेंट लगा दूँगी, यानी कि हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, सेव करेंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे, इसकी जो ए फाइल बन रही है, तो अब देखो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव रख दूँगी तो यही जो मेरा क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है, यही -1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें पॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं, नेगेटिव हो सकता है अगर मैंने 9.8 कर दिया। हाँ, अब इसी पर अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, और मैंने इधर से नेगेटिव नहीं, सॉरी, पॉइंट में कर दिया और मैंने इसको भी इधर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सेव करती हूँ तो देखो मेरे को वैसे तो पहले ही एरर आ रही है। अब मैं इसको एक बार चला करके देखती हूँ। हाँ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा इंटीजर के साथ ही काम करेगा। अब हम आगे करते हैं, दैट इज़ टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन में क्या होगा, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टाइप को हम दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर एक वैल्यू आपके पास में इंटीजर की है, ठीक है, दूसरी भी इंटीजर की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आपका किस में आएगा, एक इंटीजर के अंदर आएगा। ठीक है, अब आपके पास में एक वैल्यू इंटीजर की है बट दूसरी फ्लोट की है, यानी कि एक छोटा डब्बा है, एक बड़ा डब्बा है। तो छोटा और बड़ा डब्बा क्या होगा, मिलकर के बड़ा डब्बा, यानी कि आपके पास आंसर फ्लोट में आएगा। दोनों बड़े डब्बे हैं, यानी कि आपके पास दोनों फ्लोट हैं, तो आंसर आपका किस में आएगा, बिल्कुल फ्लोट के अंदर ही आएगा। तो ये हमारा टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिंट ऑफ करते हैं, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, 4.4 प्लस और 5.6। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों फ्लोट की वैल्यूज़ हैं। तो ऑफ कोर्स जेन्युइन सी बात है कि मैं यहाँ पर f लिखने वाली हूँ, और इसको मैंने सेव किया क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए मुझे रेड कलर की ऐसे अंडरलाइन दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में 10 पॉइंट आ रहा है। वेयर इज़, ये रहा। ठीक है, तो हमारा एक बार देख लेते हैं इनपुट क्या दे रखा था हमने, 4 और 5। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आया। अगर देखो, अगर मैं इसको एक को इंटीजर बना देती हूँ, कंट्रोल S, और अगर मैं चाहती हूँ कि भाई साहब आप मुझे आंसर करो, तो ये आप चीज़ पाओगे कि फ्लोट में ही आंसर आ रहा है। बट अगर सेव करेंगे इसको और अगर मैं रन करूँगी तो आपको 0 आंसर आ रहा है। आपको यहाँ पर D लगाना चाहिए था, ये खुद से क्यों नहीं बता रहा, इसको एरर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक दोनों तरफ से इंटीजर है,
तो आपका आंसर विल बी इन इंटीजर, तो परसेंट डी लगाना पड़ेगा। फ्लोट के लिए एफ, कैरेक्टर के लिए सी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर बताती हूँ। और देखो इसके अंदर क्या चीज़ होती है बेसिकली, अगर आप मान लीजिए इंटीजर 10.5 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 5 है ना आपका, ये डिमोटेड, यानी कि ये क्या करेगा, अपने आप को कम में ही ले लेगा। मतलब इंटीजर आपका 10 यहाँ पर, मतलब आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा पॉइंट के बाद का। ये ऐसा नहीं करेगा कि भाई ऑटोमेटिकली 10.5 को 11 में चेंज कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करता है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें नहीं करेगा आप कि राउंड ऑफ भी करके दे। तो 10.5 है तो ये 10 करेगा, ठीक है। और अगर फ्लोट आपका 10 है तो ऑफ कोर्स ये आपका 10.0 हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको भी प्रैक्टिकली देखें, क्या किया मैंने, इंटीजर, और मैं क्या कर रही हूँ, p इज़ इक्वल्स टू 99.56, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ, इस p को प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब आप देखो इसमें 99 आया, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपका डेटा क्या हुआ, लॉस्ट हुआ इसके अंदर। 5-6 राउंड ऑफ नहीं किया उसने, राइट। वैसे ही हमने एक और चीज़ देखी थी, ठीक है, ये 10.5 वाला। अगर इसको मैं फ्लोट करूँगी, ठीक है, और फ्लोट में मैंने इसको 99 रखा, और इसको मैं %f करूँगी, सेव किया, और अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको 99.0 दिखाई देगा, राइट। तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, डिमोटेड कर दिया, ठीक है, डिमोटेड, और मतलब इसने अपने आप को प्रमोट, ठीक है। अगर आपने फ्लोट दे रखा है डेटा टाइप और इंटीजर वैल्यू, तो अपने आप को ऑफ कोर्स हायर में प्रमोट कर लेगा, और अगर ये दे रखा है तो ये वैल्यू आपकी जो है डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो चलिए बच्चा यहाँ पर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, तो चलिए बच्चा यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस को करने वाले हैं। अब इसका ये मतलब होता है कि प्रेफरेंस हम जानने वाले हैं कि भाई प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, जैसे 3+ हमें यहाँ पर कुछ 12 कुछ 2 ऐसे कुछ करके हमें मिला। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास वाला रूल याद है जो हम 12th के अंदर करते थे। तो इसमें क्या होगा, अभी हमारा पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास में कुछ ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस इनको मिलेगी, हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस को। उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे, फिर हमारा ये असाइन होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है असाइनमेंट में क्या होता है कि ये असाइन हो गई वैल्यू, जैसे कि मैंने x और 5+6 कर दिया, तो इसका जो आंसर आ गया वो इसको असाइन कर दिया गया। तो जैसे अभी इसको हम देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेफरेंस को कि आप कितना जाने हो। तो मैंने कीप कर लिया, यही सेम वाला 3+12/2 वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब पर करते हैं क्या, कौन से वाला हमने करना था, 3+12/2, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद तो यस, हमारे पास में देखिए यहाँ पर इंटीजर में आंसर आना चाहिए था, हाउ डी सेव, ठीक है। तो GCC एंड ए, तो हमारे पास में देखिए 9 आया है। तो यही हमारा भी आंसर कुछ नहीं था क्या, जी बिल्कुल, हम भी 9 ही यहाँ पर कह रहे थे, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा 9 इज़ द आंसर, ठीक है। अब बात यहाँ पर हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि इसके साथ ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आता है जी हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी से क्या मतलब है, एसोसिएटिविटी से मतलब है कि भाई जैसे हमारे पास में ये देखो, ये दोनों साथ में आ गए, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और एक भी आ गया। प्रेफरेंस दोनों की यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी यहाँ पर दे रखी है उनको सेम, ठीक है। लेकिन अब कौन सा सॉल्व होगा, तो यहाँ एसोसिएटिविटी रूल है जो फॉलो होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहली मुलाकात किससे हो रही है, मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी करेंगे हम यहाँ पर, पहले ये सॉल्व होगा, हाँ ठीक है हमारा। तो 8×2 हमारे पास में 16 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ में, ठीक है। तो हमारे पास में 4 आ गया। अब प्लस हम इसको कर देंगे 3, तो हमारे पास में लास्ट में 7 बचना चाहिए। तो चलिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि हमने सही किया ही है लगभग, है ना। तो इसको कॉपी करके और हम इस तरफ ले जाएंगे और हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, किसको, ए को। तो इसमें बेटर होगा कि हम अभी से F डाल करके चलें।
ठीक है, तो सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, सेव कर दिया एंड सो हमारे पास में 7 आंसर आ रहा है। कुछ हमारा भी आंसर यही था, बिल्कुल मैम, हम भी यही आंसर लेकर के आ रहे थे, राइट। तो चलिए, अब हमने ये चीज़ समझ ली, सीख ली। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हम इन्हीं सेम को कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, और जान लेंगे कि भाई हमने सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ करो। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पर अभी देखो मेरे पास में क्या आ रहा है, फ्लोट ए मल्टीप्लाई 2/4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एसोसिएटिविटी। अब देखो एसोसिएटिविटी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप चल मार के याद हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे 8 × 2, तो सबसे पहले 16, फिर डिवाइड बाय हमने किया 4, तो अरे ये तो वही वाला जो अभी अभी किया था, बट फिर भी हम कर लेते हैं 4 + 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 7.0 आना चाहिए। अब अगर हम इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक है, तो 16 के बाद में हम -4 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ 12 बच जाना चाहिए, 12, 13, 14, 15, तो हमारे पास में 15.0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 15.0। सो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे अब सेम प्रायोरिटी के हैं, तो पहले 8 में से हम 2 चले जाते हैं, तो यानी कि 6, तो 6 में से जब हमारे 4 गए तो पीछे बच गया 2, 2 और 3, 5.0 आंसर आना चाहिए। तो इन तीनों को एक बार उतार करके देख लेते हैं। इसका मैंने सेम नेक्स्ट कर भी रखा है, Ctrl A Ctrl C एंड ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं जी टर्मिनल विंडो, और अगर हम इसको करेंगे, ओहो ठीक है, सो हमारे पास में ये आंसर आएगा 7, 15 और 5। क्या हम सही थे? अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास 7, 15, 5, बिल्कुल हमारा आंसर भी कुछ यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एसोसिएटिविटी से कर लिया। चलिए अब हम इसका लास्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो इसके बाद ये ऑपरेटर्स हैं ना जो, तो ऑपरेटर्स को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारा आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, सो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगी, और ऑपरेटर्स को जहाँ पर आराम से आपको बहुत अच्छे वाले एग्जाम्पल्स दे करके मैं समझा दूँगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक करते हैं, और वो है इंस्ट्रक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते और यहाँ पर जाते, तो आपके पास में देखिए पहले टाइप डिक्लेरेशन आता कि भाई हमें जो है पहले जो है डिक्लेयर करना है वेरिएबल, उसके बाद में हम उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन देखा कि भाई ऑपरेटर्स का यूज़ किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं, किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा कम है, उस बेसिस पर हम जो है अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर देखने वाले हैं, और उसके अंदर आपको यहाँ पर बता दें कि क्या होता है कि हमारे पास में हमारा एक जो है कंट्रोल हमारे प्रोग्राम का वो सीक्वेंस के अंदर चलता है। जैसे कि अगर आपके प्रोग्राम में 5 लाइनें लिखी हैं तो वो पांचों की पांचों लाइनें एक के बाद एक चलेंगी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कि क्या, जैसे किसी के डिसीज़न के बेसिस पर जो कंडीशन हमने लगाई उसके बेसिस पर हम चुनाव करते हैं कि भाई ये 2 लाइनें चलें या ना चलें। ठीक है, तो यानी कि उनको हम डिसीज़न बोलते हैं। और फिर आती है लूप कि भाई हम चाहते हैं कि कुछ एक सेट ऑफ पीरियड तक ये दोनों लाइनें हैं ना वो चलती रहें। जैसे 500 बार ये लाइनें चल जाएं, ये 100 बार चल जाएं, 10 बार चल जाएं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लूप का यूज़ है जो करते हैं बार बार चलाने के लिए उन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि भाई केस कंट्रोल, केस के अंदर क्या आता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है संडे के दिन हमें छुट्टी होती है, मंडे के दिन मेरी ये वाली क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे के दिन कुछ ये वाली क्लासेस होती हैं। तो मतलब कौन से दिन क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे केस डिसाइड करते हैं। तो वो केस
स्ट्रेस कंट्रोल होगा, हालांकि हम इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं हमारे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल के अंदर, राइट। तो ये हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है ना चलता हुआ, उसको बदल देते हैं। एक नॉर्मल फ्लो हमारे प्रोग्राम का चल रहा है जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, जो कि अभी तक हमने किया। अब इसके बाद हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे, लूप देखेंगे, फिर केस यानी कि स्विच वगैरह को देखेंगे, राइट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको ऑपरेटर्स करा दूंगी, और ऑपरेटर्स कराने के बाद में मैं आपको जो है प्रोग्राम्स या फिर एग्जाम्पल्स का एक लेक्चर है जो आपका ले लूँगी, राइट। तो ये चैप्टर हमारा इसके साथ ही मैंने ऐड किया था, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एंड दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको, इसके विचार भी है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर प्रकट करिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।